मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्विकली रिकॉल करेंगे कि अभी तक हमने अपनी 2 मॉड्यूल्स में क्या पढ़ा है इन द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज जितनी भी हम पावरफुल कंट्रीज़ देखते हैं लाइक ब्रिटेन, जर्मनी, इटली एंड वेरियस अदर कंट्रीज़, वी एक्चुअली नीड टू नो कि कैसे ये कंट्रीज़ इतनी इंपॉर्टेंट बनी और कैसे ये इन्होंने अपना पावर गेन किया एंड हाउ डिड दे डेवलप इनटू कंट्रीज़। So let's begin our chapters revision. So first of all we are going to talk about the Frederick Soro. सबसे पहले हमने फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग के बारे में बात करी थी, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में अपनी वो पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें से कि एक हमारी बुक में गिवन है फर्स्ट पेज पे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इन शॉर्ट। तो सबसे पहले उन्होंने जो उनका जो विजन था पूरा वर्ल्ड का, वो क्या था? यूटोपिक मीन्स a society that is so ideal that it cannot exist in real is the utopic vision। तो उन्होंने अपने यूटोपिक विजन जो था उनका, वो था वर्ल्ड का, कि जो सारा वर्ल्ड है वो कैसे रह रहा है, ब्रदरहुड के साथ रह रहा है एंड एवरी वर्ल्ड इज़ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मतलब कोई भी ऐसा किंग नहीं है जो कि किसी भी कंट्री पे रूल कर रहा हो। सो देयरफॉर उनकी विजन में हमें सबसे पहले क्या मिलता है? द एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मतलब डिक्टेटरशिप, जहाँ पे कि किंग होता है और सिर्फ उसी की मनमानी चलती है। सबसे पहले उनका ये विजन था कि जो भी एब्सोल्यूटिज्म है अलग अलग उस टाइम पे जो अलग अलग यूरोपिक कंट्रीज़ में था, तो उनकी विजन ये थी कि 1848 में आते आते जो कंट्रीज़ हैं सारी वो क्या हो जाएं? इंडिपेंडेंट हो जाएं। हम इस पेंटिंग में देखते हैं कि जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन सी है? यूएस और स्विट्ज़रलैंड, जो कि उन्होंने स्टार्ट कर दी थी अपनी लड़ाई लड़ना और यूएस को तो फ्रीडम भी मिल गई थी। तो पहले हमें जो ये 2 कंट्रीज़ दिखती हैं, उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय फ्रांस, बिकॉज तब तक फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका था। और इनको फॉलो कर रही है कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, इंग्लैंड, रशिया एंड मैनी अदर। और ये सब फॉलो करते करते व्हाट दे विल डेवलप इनटू नेशन स्टेट्स विच इज़ द कोर ऑफ आवर चैप्टर। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, वो हम पढ़ते हैं अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, या फिर फ्रांस के बारे में। आपने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि व्हाट वर द थिंग्स, हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस एंड एवरीथिंग। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रांस में कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस द अदर कंट्रीज़ एज वेल। तो सबसे पहले फ्रांस में जब नेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, दैट दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन। तो फ्रांस सबसे पहले वही किया, उन्होंने 2 आइडियोलॉजीज़ अपनाई, विच इज़ ला पात्रे विच मीन्स द फादरलैंड एंड ले सिटिजन विच मीन्स द सिटीज़न, विच एक्चुअली मीन्स कि वी ऑल बिलोंग टू दिस फादरलैंड। मतलब जो फ्रांस है वो हमारा फादरलैंड है और हम सब उसके सिटीजन्स हैं। तो अगर आप सबको इस फीलिंग में बाउंड करते हो कि ये हमारा लैंड है और हम सब इसके सिटीजन्स हैं, तो ये एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लेकर आता है लोगों में, लाइक जैसे कि हम लोगों में है अपनी कंट्री को लेके, और जिसे हम मदरलैंड बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। उसी तरह से फ्रांस में ये बहुत पहले फादरलैंड का कॉन्सेप्ट आ गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। ऑल्सो व्हाट दे डिड वॉज दैट दे डिमांडेड द इक्वल राइट्स, कि उन्हें इक्वल राइट्स चाहिए बिफोर लॉ। उनको कोई भी, जैसे कि आपको पता है कि 3 एस्टेट्स में पूरा डिवीजन था, तो जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स थी उनको ज़्यादा सारी राइट्स थी और बाकियों को नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने फ़ाइट किया कि उन्हें क्या चाहिए? इक्वल राइट्स चाहिए। और इसलिए अगर सब इक्वालिटी होगी तो लोग और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे और नेशन बिल्डिंग में और भी ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नया ट्राई कलर भी आया, नया फ्लैग भी आया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेशनल असेंबली को इलेक्ट किया गया लोगों ने नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद जो सारी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको भी अबॉलिश किया गया, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स लाए गए ताकि जो पूरी कंट्री है उसको एक कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो थी, पहले वहाँ पे अलग अलग डायलेक्ट्स थे जो लोग बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसी को ही अपनाया और वो वहाँ की कॉमन लैंग्वेज में डेवलप होती गई। सो इन दिस वे दे एक्चुअली डेवलप व्हाट द आइडिया ऑफ नेशन इन फ्रांस। नाउ अब हमें पता है कि ये सब चीज़ें और आइडियाज़ का डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन
By the end of the 18th century, Napoleon had started gaining his power on the France. नेपोलियन ने अपनी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश करी, लेकिन नेपोलियन के साथ साथ जब नेपोलियन आए तो उन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी लेकर आए फ्रांस में, जिसे कि हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। सो फर्स्ट वॉज दैट उन्होंने जितने भी प्रिविलेजेस थे जो कि बेस्ड ऑन बर्थ थे, विच मीन्स कि अगर आप फर्स्ट एस्टेट में हो या सेकंड एस्टेट में आपके जो फैमिली है तो आपको प्रिविलेजेस मिलेंगे, उन्होंने उन सबको अबॉलिश कर दिया था। और उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सब लोग कानून के सामने इक्वल है, उसको स्टैब्लिश किया था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई किया था। कैसे? जो फ्यूडल सिस्टम है, जो हमने पूरा फ्यूडलिज्म पढ़ा था, जहाँ पे कि एक लॉर्ड होता है, फिर उसका मैनर हाउस होता है और वहाँ पे लोगों को काम करना पड़ता है, तो उन्होंने उस पूरे फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। इसलिए जितने भी सारे पेजेंट्स थे और जो सर्व्स थे जो कि लैंड से बाउंड थे और जिनको वहाँ पे काम करना पड़ता था ज़बरदस्ती, क्योंकि लॉर्ड उन पे सारा का सारा कंट्रोल करता था, तो अब वो सारा उन्होंने क्या कर दिया? एंड कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो मिडिल क्लास थी जो कि राइज हो रही थी, उसके लिए भी उन्होंने क्या किया? जो गिल्ड्स हैं, गिल्ड्स मीन्स द एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स, तो जो उनके बिजनेस ग्रुप्स थे अलग अलग, उस पर भी उन्होंने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाए और वहाँ पे फिर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव किया। और ये सब उन्होंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया? जहाँ जहाँ उन्होंने फ्रांस के आसपास अपना जो फ्रांस की जो बाउंड्रीज है उसको एक्सटेंड किया था, उन्होंने ये सारा नेपोलियनिक कोड वहाँ पर भी लागू किया। अब उसके बाद नेपोलियनिक कोड के बाद ये तो के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे थे, विच मीन्स दैट जो नेपोलियन था एज अ डिक्टेटर ही टुक अवे द पॉलिटिकल फ्रीडम बाय स्टैब्लिशिंग द डिक्टेटरशिप, क्योंकि अब वो डिक्टेटर थे तो इसलिए अब नेशनल असेंबली को इलेक्ट नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने वहाँ पे क्या ले लिया? पॉलिटिकल पावर लोगों से ले ली। उसके बाद टैक्सेशन भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ किया गया था। सेंसरशिप लगा दी गई थी। सेंसरशिप का मतलब है कि जब आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता, विच मीन्स कि कुछ भी न्यूज़पेपर्स में या किसी भी चीज़ में अगर कुछ भी पब्लिश करना है तो आपको पहले जो अथॉरिटेटिव इंसान है वहाँ पे, जैसे कि नेपोलियन, तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑल्सो आप उसके खिलाफ कोई भी न्यूज़ नहीं पब्लिश कर सकते, तो उन्होंने वहाँ पे सेंसरशिप ले ली थी, लगा दी थी, विच मीन्स कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको उन्होंने एंड कर दिया था। एंड देन लास्टली फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, विच मीन्स द फोर्स रिक्रूटमेंट। जो नेपोलियन है उनका विजन था कि वो पूरे यूरोप को एक कर दे, उसको कॉन्कर करके। उनका विजन था कि ही वांटेड टू कॉन्कर द एंटायर यूरोप, तो उसके लिए वो लोग जहाँ भी उन्होंने अपना कंट्रोल किया, जो भी आसपास के रीजन्स थे उन्होंने कंट्रोल किया, वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको फोर्स करते थे कि वो फ्रेंच आर्मी में क्या करें, उनके लिए पार्टिसिपेट करें, ताकि वो पूरा का पूरा यूरोप कॉन्कर कर सकें, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो नेपोलियन से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे एंड दे वांटेड टू रिमूव द डिक्टेटरशिप ऑफ द नेपोलियन। नाउ अब हम ये बात करेंगे कि हाउ जो धीरे धीरे जो नेशन स्टेट्स है वो डेवलप हुए। अब नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। ये हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर कमिंग मॉड्यूल्स। तो जब हम जिस सेंचुरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली द 18th एंड द 19th सेंचुरी, उस टाइम पे जर्मनी, इटली, इनिशियल टाइम पे, मतलब इन द बिगनिंग, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि जर्मनी एज अ कंट्री और इटली एज अ कंट्री एंड इवन स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये सब क्या थे? छोटे छोटे स्टेट्स थे, और जो कि फर्दर इनमें भी क्या थे? छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड थे ये, तो जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड हो, लेकिन एज अ कंट्री ये अभी तक डेवलप नहीं हुए थे। इसके साथ ही एक पूरा हमें जो दिखता है वो दिखता है हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उसमें भी क्या है, लोग अलग अलग डिफरेंट रीजन्स के लोग थे, वो एक साथ जो एक प्रॉपर जो एम्पायर था उसको एक एम्परर रूल करता था, और उसमें क्या थे? डिफरेंट रीजन्स के लोग थे जो कि डिफरेंट एथनिसिटी फॉलो करते थे, और जैसे उनको कोई भी मतलब नहीं था, उनको बस मतलब था कि हाँ दिस इज़ आवर रीजन और ये हमारे लोग हैं, जबकि वो एम्पायर था एक बड़ा, ठीक है। और उसमें सिर्फ कम्युनैलिटी थी, वो ये थी कि दे वर बाउंड टू द एम्परर। तो जैसा कि हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो नेशन स्टेट्स पहले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नेशन स्टेट्स हैं ये डेवलप कैसे हुए। तो उसके लिए हमें जो यूरोपियन सोसाइटी है उसके बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जो यूरोपियन सोसाइटी है पहले, उसमें
अलग अलग क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, और जो सबसे माइनॉरिटी में क्लास थी लेकिन सबसे पावरफुल क्लास थी वो थी एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एरिस्टोक्रेटिक मतलब वो पीपल हु वर दोज वर वेरी वेल्दी एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी इन देयर नेम। तो ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, ये अलग रहती थी, माइनॉरिटी में थे, और ये एक जो वेल्दी फैमिलीज़ हैं वो कैसे एक दूसरे से लिंक थी, मैरिज अलायंसेस से। उसके बाद थे पेजेंट्स, लाइक ऑलवेज पेजेंट्स मेजॉरिटी में थे लेकिन उनके पास कोई भी पावर नहीं थी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज द राइजिंग न्यू मिडिल क्लास। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था 18th एंड 19th सेंचुरी में, स्पेशली बिगनिंग कहाँ से हुई थी इसकी, इंग्लैंड से। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था वैसे वैसे न्यू मिडिल क्लास आ रही थी, जिसका जो कौन थी, वर्किंग क्लास थी, जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही थी, अब ना कि एग्रीकल्चर लैंड में। ये नई कॉमर्शियल क्लासेस थी, ये एजुकेटेड थी, और इसलिए जो पहले से जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है जो डोमिनेंस अपना करती आ रही है और इनको कोई भी राइट्स नहीं दे रही थी, ऑल्दो दे वर गेनिंग मोर इकोनॉमिक पावर एंड दे वर एजुकेटेड, तो इसलिए अब इन्होंने क्या डिमांड किया कि इनको भी इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। दे हैव फॉट फॉर देयर राइट्स एंड दे वांटेड देयर नेशंस टू डेवलप इनटू द नेशन स्टेट्स। सो दीज वर द पीपल हु एक्चुअली इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन स्टेट्स। These were the new middle class and they were also known as the liberals. Liberal means freedom, who wanted freedom of trade. Let us look what was their basic ideology and what were the things that they actually fought for. तो जो इन्होंने जिस चीज़ के लिए फ़ाइट की उसे बोलते हैं द लिबरल नेशनलिज्म। तो जो लिबरल नेशनलिज्म है, इन दिस दे वांटेड टू फाइट फॉर द इक्वालिटी। तो जो लिबरल नेशनलिज्म है वो भी हम देखते हैं टू काइंड्स या फिर दो तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। फर्स्ट, पॉलिटिकली उनको क्या चाहिए था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इलेक्टेड असेंबली हो, सबके पास क्या हो, राइट टू वोट, विच मीन्स द सफरेज, द राइट टू वोट, हर किसी के पास राइट हो वोट करने का और हर कोई इक्वल हो। और इकोनॉमिकली उन्हें क्या चाहिए था कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो, मार्केट्स हो। जब नेपोलियन ने पूरा अपना जो एम्पायर इस्टेब्लिश किया था उसमें टोटल 39 कॉन्फेडरेसीज थी, ठीक है, 39 उन्होंने छोटे छोटे स्टेट्स थे जो एक साथ थे। तो उस टाइम पे ऑल्दो उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स को लेकर आए थे लेकिन हर जगह करेंसीज अलग थी, हर जगह जो मेजरमेंट था क्लॉथ का वो अलग था। तो उनको जो है ये एक कॉमन बेसिस पर आ जाए ताकि उनको ट्रेड करने में आसानी हो। देयरफॉर इन 1834 दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ कस्टम यूनियन कॉल्ड ज़ोल्वेरिन। तो ज़ोल्वेरिन को इनिशिएट किया था प्रशिया ने, और इन्होंने क्या किया था, जितने भी सारे टैरिफ्स थे या फिर जितने भी सारे कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस थे, ये जो 39 कॉन्फेडरेसीज़ के बीच में इन्होंने इसको अबॉलिश किया। और जो इनकी करेंसी थी वो पहले जो 30 करेंसीज थी उन्होंने अब उसको बस 2 करेंसीज पे लिमिट कर दिया। सो दिस वॉज द मॉड्यूल 1 and 2. प्लीज़ रिवाइज दीज मॉड्यूल्स एंड प्लीज़ आस्क योर डाउट्स इन योर लाइव क्लास ऑन ट्यूजडे।